यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के लिए बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन कहीं गायब हो गए हैं। ऐसे में दावा यह भी है कि उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। ये अभी की बड़ी जानकारी है। पुतिन के गायब होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन कहां है किसी को नहीं जानकारी, लेकिन दावा यह हो रहा है कि उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किए जाने के मतलब क्या है, ये भी अपने आप में समझना बेहद अहम है। मौजूदा वक्त में जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, रूस से संबंधित ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें दावा है कि पुतिन कहीं गायब हो गए हैं। ऐसे में दावा यह भी हो रहा है कि उन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जिस जंग को रूस ने अंजाम दिया है, उसे किस तरह से आगे खींचते हुए रूस अब बड़ी चुनौतियों की ओर बढ़ रहा है। कहीं हमले, कहीं बगावत, कहीं जीत का जश्न तो कहीं हार का डर। कहीं कोहराम, कहीं कत्ल। बदल गई है युद्ध की तस्वीर। जो पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बेधड़क होकर हमलों के आदेश दे रहे थे, वो क्या अंडरग्राउंड हो चुके हैं? जो पुतिन यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने की सौगंध खा चुके थे, क्या वो मॉस्को से कहीं और जा चुके हैं? क्या लामबंदी के आदेश के विरुद्ध भड़की विद्रोह की आग ने पुतिन को छिपने पर मजबूर कर दिया है? युद्ध की बदली बदली सी इस तस्वीर में सबसे नई कहानी यही सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि नई सैन्य बहाली के आदेश पर शुरू हुए विद्रोह ने पुतिन को छिपने पर मजबूर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बढ़ते विरोध के चलते पुतिन ने मॉस्को छोड़ दिया है। खुफिया सूत्रों से इस बात का पता चला है कि पुतिन को किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जाता है कि पुतिन को जिस जगह शिफ्ट किया गया है वो एक बेहद आलीशान रिजॉर्ट है। एक रूसी पत्रकार के मुताबिक पुतिन को आराम फरमाने के लिए नोवगोरोद इलाके के वल्दाई रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी लामबंदी के खिलाफ विरोध की जो आवाजें मुखर हो रही हैं, वो पुतिन के कानों में इस कदर चुभ रही हैं कि पुतिन को अब सुकून की तलाश है। लेकिन पुतिन के फैसले ने लोगों के जिस सुकून को छीना है, उसका असर साफ नजर आ रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें रूस के इरकुत्स्क इलाके से आई। जहां मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिस में दिन दहाड़े कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर देखिए कैसे मिलिट्री भर्ती के इस दफ्तर में अचानक आई फायरिंग की आवाज से चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि जिस कमांडर की इस हमले में मौत हुई, वो लोकल ड्राफ्ट कमेटी की अगुवाई कर रहा था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मिलिट्री कमांडर को आखिर क्यों टारगेट किया गया। रूस से आई ये तस्वीर साबित करती है कि किस कदर पुतिन के फैसले ने रूस के कई शहरों में हिंसा की शुरुआत कर दी। उधर यूक्रेन से लगातार रूस पर पलटवार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के उस ड्रोन को मार गिराया है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन में तबाही के लिए कर रही थी। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं जिसमें ईरान के कामिकाजे शाहिद 136 नाम के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से रूस को दिए गए इस ड्रोन के बारे में यही दावा किया जाता है कि इसकी बदौलत रूस ने यूक्रेन के खार्किव, ओदेसा और मिकोलाइव में कई हमले किए थे। लेकिन यूक्रेन का यह पलटवार अब रूस के खिलाफ उसकी कामयाबी के साफ संकेत दे रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के कई इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद कराने के बाद सेना जहां-जहां से गुजर रही है, वहां से उसका जोरदार स्वागत हो रहा है। यानी एक तरफ स्वागत है तो दूसरी तरफ बगावत।
और रूस के खिलाफ यूक्रेन को ताकत देने के लिए अमेरिका ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लगातार अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में महाशक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच को ही बदौलत कीव किले में तब्दील हो चुकी है। नसाम्स इस हथियार का जो बेहद घातक कहा जा रहा है उसका नाम है। तो यूक्रेन पहुंचा है घातक मिसाइल सिस्टम। और जरा ये समझिए कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जो ताकत में इजाफा हुआ है उसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है और अमेरिका ने पूरी ताकत इसमें लगाई हुई है। यूक्रेन की धरती पर इस हथियार की तैनाती का मतलब है दुश्मन की बर्बादी। यूक्रेन की धरती पर इस हथियार के होने का मतलब है एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। यूक्रेन की धरती पर इस महाशक्तिशाली वॉर मशीनरी के होने का मतलब है रूस जैसे ताकतवर दुश्मन की नींद उड़ाना। यूक्रेन की धरती पर युद्ध को भड़काने वाली पुतिन की सेना इस वक्त डरी और सहमी है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियार रूसी सेना पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। और अब नासेम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। ये एक ऐसा मिसाइल रक्षा कवच है जो यूक्रेन की राजधानी कीव को किसी किले की तरह सुरक्षित कर सकता है। यानी दुश्मन का इससे बच पाना बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच को कीव में तैनात किया जाएगा। इस सिस्टम के जरिए कीव को रूस के मिसाइल हमलों से बचाने की कोशिश की जाएगी। इस मारक मिसाइल सिस्टम से रूसी मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। ये मिसाइल सिस्टम 1998 से अमेरिकी सेना में शामिल है। इस मिसाइल सिस्टम की फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर है। फ्लाइट एल्टीट्यूड के मामले में इसकी रेंज 21 किलोमीटर है। नासेम्स की डिजाइन को नॉर्वे में तैयार किया गया है, जबकि इसे अमेरिका और नॉर्वे की रक्षा एजेंसियां साथ मिलकर बनाती हैं। हालांकि जिस तरह से रूस यूक्रेन के खिलाफ अब आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है, उसे ज़ेलेंस्की का दावा है कि सिर्फ नासेम्स की बदौलत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया नहीं जा सकता। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से नासेम्स की मिसाइलें मिली हैं। हालांकि नासेम्स एयर डिफेंस सिस्टम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के काफी नहीं है। वैसे अमेरिका सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को कूटनीतिक मदद भी लगातार कर रहा है। और अमेरिका ने एक बार फिर रूस को धमकाते हुए कहा है कि रूस ने अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इससे विनाशकारी परिणाम रूस को भुगतने होंगे। अगर रूस इस लकीर को पार करता है तो उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अमेरिका निर्णायक रूप से जवाब देगा। जाहिर है जिन चुनौतियों को रूस ने यूक्रेन में खड़ा किया, अब वही चुनौतियां रूस के सामने खोल कर आ रही हैं। एक और जहां सैन्य लामबंदी वाले बयान से रूस अपने घर में गिर चुका है, तो वह अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आकर रूस पर दबाव बना रहा है। रूस में सैन्य लामबंदी के फैसले का जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। रूस के दागिस्तान में लोग विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतिन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ये प्रदर्शन आकर कहां थमने वाला है। हाल ही में कुछ दिन पहले पुतिन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सेना में सेवा देने का फरमान सुनाया था, जिससे रूस में खलबली मची हुई है और प्रोटेस्ट करने का जो स्तर है वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। रूस में सैन्य लामबंदी की खबर ने पुतिन के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग को और ज्यादा भड़काया है। पुतिन के फैसले के विरोध में विद्रोह की आग अब रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान तक पहुंच चुकी है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया। रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। दागिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग। रूस में 3 लाख नए सैनिकों की तैनाती के फैसले ने युद्ध के पैराडाइम को एक नए मोर्चे पर शिफ्ट कर दिया है।
एक तस्वीर जहां यूक्रेन में जंग के मैदान की है, तो दूसरी तस्वीर सड़कों पर पुतिन के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। ये तस्वीरें रूस के रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान की है। सेना के मोबिलाइजेशन का फैसला लोगों को इस कदर डरा रहा है कि अनहोनी की आशंकाओं ने आम लोगों का पारा हाई कर दिया है। लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन के फैसले के खिलाफ जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनके अपनों को अचानक युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। पुतिन के फैसले के खिलाफ आक्रोश की लहर लोगों में इस कदर है कि लोग सीधे पुलिस से मोर्चा लेने को तैयार हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोगों को जबरन सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान में उठी विद्रोह की साग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी एक बार फिर मुखर होने का मौका दे दिया है। Підкреслити, продовжується робота і щодо наступних обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, всіх українців. Не забуваємо ні про кого. Але все ж таки пам'ятаємо, це не просто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов'язано зі ситуацією на передовій. Наші активні дії – це, зокрема, і збільшення тих, кого ми можемо обміняти. लोगों का आरोप है कि पुतिन जनता को जबरन जंग की आग में झोंकना चाहते हैं। विरोध प्रदर्शन पर आमादा लोग सड़कों पर नो वॉर के नारे लगा रहे हैं। लोगों का पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग को छेड़ा है। इसी जंग की वजह से दागिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को यूक्रेन में अपनी जान गंवानी पड़ी है। Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек, на войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих. उधर पुतिन के फैसले के बाद लोग इस कदर दहशत में हैं कि किसी भी कीमत पर रूस की सरहद को पार कर जाना चाहते हैं। रूस जॉर्जिया बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को देखिए। कारों का ये लंबा जैम 3 दिन से लगा है। जॉर्जिया के सरहद में दाखिल होने की होड़ ने कई किलोमीटर लंबा जैम लगा दिया है। आलम यह हो चुका है कि युद्ध की आशंकाओं से डरे सहमे कई लोग पैदल ही सरहद को पार कर जाना चाहते हैं। लोगों के भीतर ये डर उस वक्त से घर कर गया है जब से पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया है। पुतिन के इसी फैसले के बाद रूस और उसके आसपास के इलाकों में पुतिन के फैसले के खिलाफ आक्रोश की आग धधक रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी कर रहा है। सैन्य लामबंदी का मकसद यूक्रेन से जंग जीतने के साथ पश्चिमी देशों को जवाब देना ही है और इसके लिए पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। और इधर रूस में सैन्य लामबंदी से हड़कंप मचा हुआ है। आम नागरिक रूस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान रूस और जॉर्जिया बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। ये जाम इतना बड़ा है कि 3 दिनों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। बताया गया है कि सड़क पर जाम लगने के बाद लोग पैदल ही रूस बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूस में सैन्य लामबंदी से हड़कंप मचा हुआ है। जॉर्जिया बॉर्डर पर 3 दिन से जाम लगा हुआ है। बॉर्डर पैदल पार करने की कोशिश लोगों के जरिए की जा रही है।
आइए अब आपको मैं समझाती हूँ कि पुतिन 3 लाख सैनिकों की लामबंदी के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। दरअसल पहला मकसद तो यह है कि पुतिन जनमत संग्रह के नाम पर 4 यूक्रेनी इलाकों को रूस में मिलाना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि पुतिन जंग में सैनिकों को हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। एक वजह यह भी है कि पुतिन इस आदेश से खतरनाक दिखने की कोशिश करना चाहते हैं। और चौथी वजह यह है कि सैन्य लामबंदी का दुनिया में विरोध होगा और रूस के लिए न्यूक्लियर हमले का रास्ता खुल जाएगा। पांचवी बड़ी वजह है पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस फैसले के जरिए कड़ा संदेश देना चाहते हैं। और जब से पुतिन ने यूक्रेन के नए टुकड़े करने का ऐलान किया है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल बताते हैं। पूरा मामला है वो इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि ज़ेलेंस्की को इजराइल से झटका लगा है। रूस ने ड्रोन से हमलों के लिए ईरान की मदद दी है और ईरान के ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू भी कर दी है। तो ज़ेलेंस्की ने सोचा कि ईरान का दुश्मन उनकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त माना जाता है। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने फौरन इजराइल को फोन लगाया और ईरान के ड्रोन अटैक को रोकने के लिए इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। लेकिन इजराइल ने ज़ेलेंस्की को मदद करने से मना कर दिया। अब ज़ेलेंस्की टेंशन में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध अब अय्यारों वाला मुकाबला बन चुका है। साजिश इतनी ज्यादा है कि कोई अब किसी पर यकीन ही नहीं कर सकता है। इन धमाकों ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ईरान के ड्रोन किसी भी जगह, किसी भी वक्त अपनी मर्जी से हमला कर रहे हैं। इन धमाकों ने ज़ेलेंस्की को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है। ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका बहुत जोर से लगना शुरू हो गया है। अब ऐसे झटकों से ज़ेलेंस्की कैसे पार पाए, उन्हें फौरन ख्याल आया ईरान के सबसे बड़े दुश्मन का। ज़ेलेंस्की ने फोन उठाया और सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव का नंबर घुमाया। ज़ेलेंस्की ने इजराइल से 2 चीजें मांगी हैं। पहली है इंटेलिजेंस सपोर्ट और दूसरा है एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल से एक बड़ा सा जवाब आया। इजराइल ने ज़ेलेंस्की को ना कह दिया। जब यूक्रेन पर अचानक रूस के ड्रोन हमले शुरू हो गए और ईरान से मिले ड्रोन के जरिए पुतिन ज़ेलेंस्की की फौज के परखच्चे उड़ा रहे हैं, तब ज़ेलेंस्की को इजराइल से मदद का इनकार पूरी दुनिया में खबर बन चुकी है। और साथ में ज़ेलेंस्की की मायूसी तो पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही है। दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि ज़ेलेंस्की को बड़ा शॉक लगा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि ना कहने पर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं। जेरूशलम पोस्ट भी बता रहा है कि ज़ेलेंस्की नाराज है। अल जजीरा बता रहा है कि ज़ेलेंस्की को इजराइल से जो उम्मीदें थी वो बहुत बुरी तरह टूटी हैं। ड्रोन के धमाकों और हाइमर्स जैसे खतरनाक हथियारों पर बम बनकर टूट रहे ईरान के ड्रोन, ऐसी तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की को इजराइल की तरफ क्यों दौड़ाया, इसकी क्या वजह थी? ज़ेलेंस्की जानते हैं कि ईरान और इजराइल आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की कहां गलती कर गए, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये हथियारों के लिए बहुत ही बेकरार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की नासमझी और नादानी कही जाएगी। साथ में जरूरत से ज्यादा उम्मीद पालना भी कहा जाएगा। ज़ेलेंस्की भूल गए कि उनके दुश्मन रूस के इजराइल से कैसे रिश्ते हैं। इजराइल रूस का दुश्मन तो कतई नहीं है। ऐसे में इजराइल क्यों अपने आयरन डोम जैसे हथियार देकर पुतिन को नाराज करना चाहेगा? यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तब रूस के एयर स्ट्राइक से घबराए ज़ेलेंस्की ने दुनिया के हर कोने से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी थी। कीव, मारियोपोल और खार्किव में ऐसे ऐसे अटैक हुए कि ज़ेलेंस्की की नींद उड़ गई। ऐसे में शुरुआत में ही ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि यूक्रेन इजराइल से हथियार ले सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं।
यूक्रेन के लिए इजराइल के हथियारों का जो स्टेटस फरवरी और मार्च 2022 में था, ज़ेलेंस्की के लिए वही स्टेटस सितंबर 2022 में भी कायम है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट और डॉशे वेले की खबर दोनों बता रही हैं कि युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की इजराइल से हथियार मांग रहे थे, लेकिन उन्हें मिले नहीं। अब सवाल है कि आखिर ज़ेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या बचे हैं, क्योंकि डॉनबास के इलाके में रायशुमारी से यह साफ हो चुका है कि वहां की जमीन पर अब रूस का पूरी तरह कब्जा हो चुका है और पुतिन अब वहां से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लोहान्स्क और डोनेस्क पर भी पुतिन की वैसी ही हुकूमत चलेगी जैसी वो 2014 से क्राइमिया पर कर रहे हैं। Уважаемая госпожа председатель, недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора, как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и начать специальную военную операцию с целью защиты русских и других жителей Донбасса и устранения угроз нашей безопасности, которые НАТО ड्रोन के हमलों के साथ साथ डॉनबास में पुतिन का राजशुमारी वाला अटैक, ये बात ज़ेलेंस्की हजम नहीं कर पा रही हैं। वैसे उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा वक्त में जो जानकारी मिल रही है, ईरान का ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है और यूक्रेन ये वीडियो जारी कर रहा है और इसी वीडियो के जरिए दावा हुआ है। वीडियो जारी कर ये बताया गया है कि उसने ईरान के ड्रोन को माइकोलाइव में मार गिराया है और ये भी जानकारी आ रही है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन की तरफ से ये दावा हो रहा है कि ईरान का ड्रोन उसने मार गिराया है। एक तरफ इजराइल से ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ रूस ईरान के ड्रोन से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेन में हो रहे धमाकों से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की टेंशन में है और इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई पड़ रही है। इन धमाकों का खौफ ज़ेलेंस्की के बंकर तक पहुंच गया है। खार्किव और खेरसॉन में यूक्रेन की फौज ने कुछ इलाकों पर काउंटर अटैक जरूर किया है और वो उनमें कामयाब भी रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो रूस को कितना पीछे धकेल पाएंगे, क्योंकि डॉनबास के एक बड़े इलाके में रूस का पूरी तरह कब्जा हो ही चुका है। Справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. І на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти अब समझने वाली बात है कि ज़ेलेंस्की की अचानक इजराइल से मदद मिलने वाली बेचैनी कैसे शुरू हुई। तो उसके लिए आप ड्रोन हमलों की कुछ तस्वीरें देखिए, क्योंकि ऐसे ही हमले अब यूक्रेन की जमीन पर हो रहे हैं। इन धमाकों से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बहुत डर लगता है। इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। इन धमाकों का खौफ ज़ेलेंस्की के बंकर में सबसे ज्यादा है। सवाल है कि क्या इन धमाकों का अगला टारगेट ज़ेलेंस्की का बंकर है? इन धमाकों का जिक्र व्हाइट हाउस में हो रहा है, पेंटागन में हो रहा है। अमेरिका की मीडिया इन धमाकों को लेकर शोर मचाने लगा है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है कि रूस ने ईरान से जो आत्मघाती ड्रोन लिए हैं, उसने यूक्रेन की सेना पर नया खतरा पैदा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ज़ेलेंस्की के जवाबी हमले को रूस के ड्रोन यानी ईरान से खरीदे गए ड्रोन से कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है। फोर्ब्स की वेबसाइट पर तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन वाले खतरे पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी गई है। रूस ने ईरान के ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले खार्किव के इलाके में करने शुरू किए हैं। यह वो जगह है जहां यूक्रेन की सेना ने 6000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर फिर से कब्जा किया है। यानी पुतिन का गुस्सा अब ड्रोन की शक्ल में फूट रहा है और ज़ेलेंस्की की फौज बहुत ज्यादा डरी हुई है कि आसमान में कब कौन सी आफत उन पर टूट पड़ेगी।
लेकिन ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। Чисел вересня. І до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ ज़ेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमर्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। ज़ेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना भी बना रहे हैं। इससे रूस का डिफेंस कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि रूस ने अब ईरान से मिले ड्रोन से ज़ेलेंस्की के गेम चेंजर को टारगेट करना शुरू कर दिया है।